गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी लोग का ALD स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी कुछ हम लोग क्या करेंगे आगे कवर करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और भी कुछ देखते हैं। कल 2 दिनों में हम लोगों ने क्या देखा उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा आप सभी लोग का, तो चीज़ें आसान लगेगी। जितना अधिक रिवीजन होगा उतनी चीज़ें आपके लिए आसान लगेंगी। और बताया भी कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th हो, 11th हो, 12th हो, आप आगे चल के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो करेंगे तो ये केमिस्ट्री का आधार बनाता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये क्या करता है, ये केमिस्ट्री का एकदम आधार बनाता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं इसमें बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका यहाँ से आधार यानी कि बेसिक कमज़ोर ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज आगे चलते हैं। पहले थोड़ा सा पीछे का कुछ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग ने देखा है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु तथा अणु, परमाणु तथा अणु। ठीक, तो इसमें कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कल के वीडियो में हम लोग देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या देखा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ये चीज़ देखी थी। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो इसमें डिस्कस किया था वो थी स्थिर या निश्चित, स्थिर या निश्चित, या स्थिर या निश्चित। स्थिर ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइंटिफिक लिखा रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था कि द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। किसमें? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है ना इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसका परिवर्तन किया जा सकता है। और स्थिर अनुपात का जो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि किसी भी यौगिक का जो रहेगा अनुपात क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था किसका? H2O का। और अनुपात हमेशा कैसे? उसके मास यानी कि द्रव्यमान से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया, इसका कितना हो गया, ये 2 है, ये 16 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 है, pH के बाद 2 है। ठीक है, तो ये 2 है और इसका 16 होता है इसका मास। तो हम लोग उसको थोड़ा सा सिंपलीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। थोड़ा दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है, 1:8 आ जाएगा। तो इसको ऊपर लिख दो, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लो जैसे H2O है, ठीक है, इसका मास कितना होता है, 1 होता है, इंटू 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। रेशियो में इसका कितना होता है, 16 होता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। देखो जो 1 मिनट, जो इसका सिंबल है, ये सारी चीज़ें आपके आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल जो आप लोग को दिया है बुक में, उसमें दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करो। देखो पीरियोडिक टेबल में आपके आवर्त सारणी में जितने भी चीज़ें हैं सब बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे उसका फिगर दिया हुआ होता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके इसका जो है फिगर मतलब बना होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाऊँगा, ठीक, ऐसे करके कुछ होता है। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है हीलियम, फिर यहाँ पे होता है लिथियम, यहाँ पे होता है यूरेनियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसी में सेपरेटेड होता है 3 पार्ट में, धातु, उपधातु और अधातु का। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके तत्व दिए हुए हैं टोटल 118, कितने, 118 तत्व अभी तक हैं। अभी तक की डेट पर हम लोग कितना, 118 तत्व हैं। तो ये जितने भी पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं इसको सब में आपको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर इसके सिंबल, ये जो ये सिंबल है ये IUPAC होता है, IUPAC या IUPAC नामीकरण जिसको कहते हैं, इसके द्वारा निर्धारित होता है। इसको आप क्लास 10th में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। जैसे मान लो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H हो गया, लिथियम का Li हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सिंबल कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसमें भी तो इसको थोड़ा सा आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं पूरे तो कम से कम 30-40 तो आपको सीरियल बाय सीरियल याद हो।
ठीक। और जैसे मान लो तुम्हारा सोडियम हो गया, क्या हो गया सोडियम। अब सोडियम का जो सिंगल होता है वो सिंबल जो होता है सोडियम का वो होता है Na। अब Na इसका होता है, आप देखोगे कि हाइड्रोजन का H होता है, लिथियम का Li होता है, बोरानियम का B होता है। तो जो सोडियम है इसका Na है, क्योंकि सोडियम का एक लैटिन नाम है, लैटिन नाम से लिया गया नाइट्रियम से। किससे? नाइट्रियम से, नाइट्रियम से लिया गया है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? Na कहते हैं इसको। लैटिन लैंग्वेज से जो है, लैटिन शब्द से, नाइट्रियम से इसको Na उठाया गया है। किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को। ठीक, तो ऐसे जो सिंबल्स हैं, खासकर जिनका मतलब नाम के अलग मीनिंग से जिनका वो बन रहा है, सिंबल बन रहा है, तो इसको आप लोग को याद करने, जैसे कार्बन का C होता है, तो ऐसे जो मान लो जैसे पोटेशियम का है, पोटेशियम का K होता है, तो इसका भी लैटिन भाषा से इसको उठाया गया है, जिसको क्या कहते हैं? कैंट्रियम करके का इसको कहते हैं, कैट्रियम शायद में भी, कैट्रियम इसको कहते हैं। और कैट्रियम से क्या उठाया गया है? K को उठाया गया है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। किसके लिए? पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के लिए। ठीक, वैसे आपका आयरन होता है, उसका Fe होता है, इसको भी फोरस, ये भी एक क्या है? लैटिन से उठाया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? Fe कहते हैं। बाकी ये हो गया है आयरन है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी ट्रिक भी होती है, तो जब इसको आप याद कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी नहीं तो मैं सोच रहा था कि आप लोग की मुश्किल पड़ता होगा कि हाइड्रोजन का H क्यों सर बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें। इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें 100 कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट हैं, उन सभी का क्या होता है? अपना एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, और उस सिंबल डिसाइड करता है IUPAC। क्या डिसाइड करता है? IUPAC। इसको आप 10th में डिटेल से पढ़ेंगे, 11th में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, IUPAC को। तो अभी के लिए इसको जान लीजिए बेसिक इतना, क्योंकि आप लोग के सिलेबस का है नहीं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब देखो कल एक चीज़ हम लोग मिस कर गए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक मिनट, सारा कुछ रफ कर देते हैं। ठीक, यहाँ से इतना रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। कुछ भी ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो रासायनिक संयोजन का नियम एक चीज़ होता है, क्या होता है? रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इसी से निकल कर आई थी हमारे जो 2 नियम और थे हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया था। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक था स्थिर अनुपात का नियम। क्या था? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। देखो, ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इससे निकलकर ये 2 चीज़ आई थी। कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात का नियम, जिसकी खोज की थी आतुआ-एल लुईस सर ने। मैं कल ये बारे में बताया था कि इनकी खोज की थी आतुआ-एल लुईस ने। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। इसको हम थोड़ा सा, कल मैं भूल गया था, थोड़ा सा क्या, पूरा ही भूल गया था, रासायनिक संयोजन का नियम। तो मैं सीधे यहाँ से आ गया था मुख्य टॉपिक से, लेकिन ये छोटा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट टाइम लगना है और बहुत ही ईजी है। ठीक, तो रासायनिक संयोजन के नियम में ये होता है कि जब 2 तत्व, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर जब 2 तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन, व्हाटएवर, अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और उसमें से जो तीसरा तत्व या पदार्थ उत्पन्न होता है, जो तीसरा तत्व या पदार्थ या यौगिक कुछ भी पदार्थ उत्पन्न होता है,
उत्पन्न होता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। देखो, जब दो तत्व, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसकी डिफिनीशन की, कि जब दो तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो जो तीसरा पदार्थ उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ये पूरी, अब आप इसको समझिए, ऐसे इसको रफ कर दें। ठीक, देखो जैसे मान लो दो तत्व मिले, एक हो गया कार्बन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अब जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बना देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका? ये रासायनिक संयोजन के नियम के हिसाब से ऐसा समझो, जैसे जब मान लो क्या, ये कार्बन है प्लस ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये दोनों मिलती हैं, ये दोनों क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं, तब निकल के आता है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ज़बरदस्त निकल के आता है ये। ठीक, तो C+O2 बराबर क्या निकल के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। तो ये किससे निकल के आता है? ये रासायनिक, ये जब दोनों क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तो तीसरी पदार्थ निकल के आती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी फार्मूले को या इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं और उससे जो तीसरा पदार्थ क्या होता है? प्राप्त होता है, उसी को हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, इतना आप समझ गए हैं। ठीक, इसके अंदर ही था, इसके अंदर बताया था कि दो चीज़ें हैं, उसको तो मैं कल बताया ही हूँ आप लोगों को कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर वैद्युत में पहुंच गया मैं, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए हुए हैं कि द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए? द्रव्यमान को हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं, ना इसका विनाश किया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, हकीकत में नहीं। ठीक है, ऐसा मतलब हकीकत में भी समझो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसा कहा गया है कि द्रव्यमान को ना ना नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, सिर्फ इसे क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी यौगिक हैं जो दो तत्वों से मिलकर बने हैं, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर यानी कि फिक्स होगा, निश्चित होगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, H2O का वाटर का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें क्या है? H2O का 2 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। इसको और सिंपली करेंगे तो ये कितने में रहेगा? हमेशा 1:8 में रहेगा। ये नहीं है कि मतलब इंग्लैंड में है तो H2O3 है, नीदरलैंड में H3O3 है, हर जगह क्या रहेगा? इसका अनुपात फिक्स है। इसका जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा? पानी का फिक्स रहेगा, H2O दुनिया के किसी भी कोने में। इसीलिए इसमें स्थिर अनुपात का नियम के अंतर्गत ये चीज़ बताई गई कि इसका अनुपात क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए। अब ये तो थोड़ी ना कि पाकिस्तान में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि यार यहाँ H5 है, O7 है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। हर जगह H2O ही रहेगा पानी, चाहे आप दुनिया की नाइजीरिया, फाइजेरिया कहीं भी चले जाओ। ठीक, इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखो परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका है आगे चैप्टर, अपना चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये चैप्टर को भी समझना और
ठीक, देखो परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व के सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होता है। किसी भी तत्व के परमाणु किसी भी तत्व के सबसे छोटा कण होता है। परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जिसे कि हम इतना सूक्ष्मदर्शी मशीन से भी इसे देख पाना लगभग असंभव होता है। और अणु होता है जो छोटे छोटे किससे मिलकर बनता है। देखो परमाणु आप लोग को समझ में आ गया है, मुझे लगता है अणु में प्रॉब्लम है। देखो परमाणु के बाद जब अणु आता है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये क्या है, ये है CO2, ठीक। C कितना है, 1 है। C कितना है, C के जो अणु हैं, कार्बन के अणु कितने हैं, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, सॉरी कार्बन के परमाणु कितना है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। तो जब ये 1 से अधिक हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, O2 क्या हो गया, ये हो गया अणु, ठीक। अगर ये सिर्फ सिंगल O होता, सिर्फ सिंगल O होता, तो ये शायद परमाणु होता, शायद परमाणु होता। लेकिन जब ये 1 या 2 से 2 या 2 से अधिक हो गया, तो क्या हो गया, अणु हो गया। और अणु की परिभाषा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो अब लोग समझ गए अणु। अब इसके बाद मैं क्या बता रहा था, परमाणु की संरचना। तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, छोटी सी चीज़ देखो, आगे एक चीज़ है डाल्टन्स थ्योरी, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो है कहा गया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन परमाणु को जो है इसमें 3 चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। क्या क्या निकल के आती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक। ये जो है हमारा परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे मान के चलो, ये हुआ और ये हो गया, ये होता है इसका नाभिक कहते हैं। इसको आगे के चैप्टर में परमाणु की संरचना सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ बेसिक सा चीज़ देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, नो चार्ज। प्रोटॉन में प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। समझ गए इतनी चार्ज। ये परमाणु की संरचना मैं बता रहा हूँ, परमाणु की संरचना, ठीक। परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तथा न्यूट्रॉन नेचुरल होता है, इसमें न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अब इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इतनी चीज़ समझ गए आप। परमाणु की संरचना में देखो, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन इनको कहते हैं, जे थॉमसन या थॉमसन। इनकी प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, चैडविक ने। इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका भी है, ईंटा पर नाचे। इसको हम लोग कहते हैं कि ईंट पर नाचे, ठीक। क्या कहते हैं, ईंट पर नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टी फॉर थॉमसन ने। पी फॉर प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। एन फॉर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक। तो ये याद करने का सिंपल सा एकदम बेसिक सा तरीका है कि उसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो मैंने कहा इसको भी बताए चलूँ, थोड़ा सा आप लोग को आसानी भी रहेगी। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है हम लोगों के पास, चार चली जा रही है नाक में यार, बात आती है अब
हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, हम लोग अब पहुँचेंगे डाल्टन्स थ्योरी में। डाल्टन्स, अब देखिए मैं पहले भी बताया हूँ कि महर्षि कनाद, उसके बाद लुईसिपस, उसके बाद डाल्टन सर ने अपनी थ्योरी दी, जिस वजह से उन्हें कहा जाता है क्या, इसका एटम का फादर ऑफ एटम भी कहा जाता है डाल्टन सर को। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि उन्होंने थ्योरी क्या दी। देखो बहुत ही सिंपल है, 3-4 पॉइंट है छोटे छोटे, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन सर की थ्योरी के बारे में, उन्होंने क्या दी है। फिर उसमें बताऊंगा कि इस थ्योरी में गलत भी क्या है या क्या नहीं है, तब क्या था। तो देखो डाल्टन थ्योरी, ठीक, थ्योरी, तो इन्होंने कुछ खास ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, जो हम लोग शुरू से सारा कुछ पढ़ते चले आए हैं वो सारी इनके थ्योरी में लिखी हुई है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं पॉइंट से। तो जैसे आप मान लो एग्जाम में आ गया कि डाल्टन्स थ्योरी के बारे में लिखिए, आ गया क्या, आ जाएगा, ये बहुत ही मतलब फिक्स है कि कई बार आ जाता है 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर में, ये लगभग हर ही बार का फिक्स है कि ये आता ही आता है, इससे कुछ रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता ही है, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। जैसे मान लो डाल्टन थ्योरी है, तो इन्होंने दिया था कि जो एटम है माने कि परमाणु है, उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं, परमाणु के कण बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक, क्या दिया था, बहुत ही छोटे होते हैं, परमाणु के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इन्होंने कहा कि जो परमाणु के कण हैं वो बहुत ही छोटे हैं। वही बात महर्षि कनाड जी ने भी कहा था कि परमाणु कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और ये कण उसी के होंगे, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, जो बोलने वाला था वही बोलूँगा। तो इसका जो दूसरा पॉइंट था, हाँ, इसका जो पहला पॉइंट है, परमाणु के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, तथा परमाणु उसी जो कण है वो उसी का होगा, उसी तत्व का होगा, कण जो तत्व है उसी का उसमें परमाणु होगा। यानी कि जैसे मान लो गोल्ड है या मान लो आयरन है, या फिर लिख दिया हूँ तो आयरन ही मान लो, तो आयरन में जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। तो इन्होंने ऐसा दिया था कि जो तत्व है परमाणु में भी परमाणु उसी के होंगे, ठीक। तो तत्व में, अच्छे से इसको लिखे, यहाँ लिखने का तुम लोग को, तत्व में हमेशा उसी तत्व के परमाणु होंगे, ठीक, उसी तत्व के परमाणु होंगे। दूसरी थ्योरी, तीसरी आप लोग को दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया था कि परमाणु को न नष्ट कर सकते हैं, इसके द्रव्यमान को न नष्ट कर सकते हैं, न क्या कर सकते हैं, न बना सकते हैं, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, न नष्ट कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, न बना सकते हैं, न बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसके द्रव्यमान में सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, न नष्ट कर सकते हैं, न बना सकते हैं, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। न नष्ट किया जा सकता है, न बना जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे 3-4 हो गए। ऐसी ही थ्योरी उन्होंने दी थी छोटे छोटे, कि परमाणु के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, तत्व में हमेशा
जो भी तत्व रहेगा उसी का परमाणु उसमें पाया जाएगा। जैसे मान लो आयरन है तो आयरन में जो परमाणु होंगे आयरन के ही होंगे तथा इसके द्रव्यमान को न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है। ठीक, देखो ये जो थ्योरी दिए थे डाल्टन सर ने, ये तब दिए थे जब हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ठीक, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो परमाणु में 3 चीज़ें निकल के आई। इलेक्ट्रॉन निकल के आया जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन निकल के आया जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन निकल के आया जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये दोनों जो है परमाणु के नाभिक में पाई जाती है। तो डाल्टन सर की जो थ्योरी है ये तब की है जब इस तीनों चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। तो डाल्टन्स की कमियाँ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनके थ्योरी में क्या कमियाँ थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दे दिया था, इसे न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न इसमें कोई भाग है ये। और इन्होंने एक और थ्योरी दिए थे कि ये परमाणु अब टूट नहीं सकता। इसको एक रफ करते हैं। ठीक, इन्होंने एक और चीज़ कही थी, इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि परमाणु अविभाज्य है, अभाज्य है या अविभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है। अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा, अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता, जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये तीनों चीज़ किस में निकल के आती हैं? परमाणु में। तो यहाँ पे डाल्टन्स की थ्योरी में क्या होती है, कुछ कमियाँ निकल के आती है, माना कि कुछ पॉइंट गलत हो जाती हैं। तो हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि कभी सही पढ़ो कभी गलत पढ़ो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले मतलब साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने तर्क के हिसाब से इसका खोज किया, एक्सपेरिमेंट में वो जो कर पाए संभव उसके हिसाब से उन्होंने खोज किया और उसकी क्या किया, थ्योरी लिख दी। फिर उसके बाद जो आगे वैज्ञानिक हैं, कहते हैं ना धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती हैं। तो जब थोड़ा सा विज्ञान और अपग्रेड हुआ तो 3 और वैज्ञानिक निकल के आए, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा भी और जा सकता है, जिसके अंदर 3 पार्ट निकल कर आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हुई पूरी आपकी डाल्टन्स की थ्योरी। आप लोग समझ गए होंगे इसके 4 पॉइंट जो मैं बताया कि परमाणु के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। तत्व में हमेशा तत्व के ही परमाणु के कण रहेंगे। जैसे मान लो गोल्ड है तो गोल्ड में जो परमाणु के कण रहेंगे वो हमेशा गोल्ड के ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में लोहे के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, और ये परमाणु अभाज्य है, ये भी एक थ्योरी थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, डाल्टन्स थ्योरी, इसको हटाओ। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक, देखो किसी भी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, क्या है, कहलाता है। ठीक, किसी भी परमाणु का किसी भी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के जो
इसके मतलब इसके परमाणु का द्रव्यमान होगा वही परमाणु द्रव्यमान है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो परमाणु द्रव्यमान में किसी भी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। बस ये भी तुम्हारा खत्म हुआ। इसमें भी कुछ हमको खास किला नहीं उखाड़ना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है, रिवाइज करना है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक, इसके बाद एक और चीज़ है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को देखो, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। इसको ध्यान से समझना कि सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें देखो कि सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब होता है उसका एकवां भाग। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। जैसे मान लो हमको क्या करना है, दो सेबों को तौलना है। दो सेबों क्या करना है, तौलना है। ये दो सेब है, मान के चलो, ये थोड़ा सा आर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये दो सेब है, एक ही साथ लटके हुए, बेचारे बहुत प्यारे हैं, बहुत मासूम है ये लोग, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमको तौलना है। तो हमें सेब का वजन जानने के लिए, इसका मास जानने के लिए हमें इसका कोई मात्रक हमको होना चाहिए, या मतलब कह सकते हो कि इकाई इसकी जो है कुछ ना कुछ होनी चाहिए। या ये समझो कि बटखरा समझ रहे होंगे कि बटखरा होना चाहिए, जिससे हम नाप सकें कि इसका वजन क्या है। तो ऐसे मान लो ये सेब है। अब हमें बटखरा नहीं मिला तो हमने क्या किया, एक बटखरा बनाया, ठीक है। ये हमने एक तरफ सेब टांगा, ये हमने क्या किया, बटखरा बनाया। अब हमने बटखरा कैसे बनाया, मान लो हम कोई तरबूज लेते हैं बहुत बड़ा, और उसका हमने क्या करते हैं, 12वां भाग काट देते, उसको 12 टुकड़ों में काट देते हैं इसका बटखरा बनाने के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं है इसका एग्जैक्ट, नहीं पता इसका एग्जैक्ट क्या है, वज़न कितना है, या इसका एग्जैक्ट द्रव्यमान कितना है। तो हमको ये चीज़ तो पता नहीं है भाई, क्योंकि हमको बटखरे की ज़रूरत है। और हमें ये भी नहीं पता है कि कितने काटने में हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कितना काटते हैं, 12 काटते हैं, 12 भाग में उसको क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं, और उसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। एक पार्ट क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं। तो जब एक पार्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस हो गया। तो मतलब कि जो हमारा सेब है ये कितना है, सेब के 12वें भाग के 1 गुना है। कितना है, सेब के 12वें भाग के 1 गुना है। अब हम लोग कैसे इसको करेंगे, अब देखो ऐसे समझो, मान लो सेब है ये, अब हमने क्या किया, किसी तरबूज से 12 पार्ट काटें, उसका एक पार्ट उठाएं और रख दिए इसमें। तो हमने उसको कितना पार्ट काटा, 12 काटा, और उठाए कितना, 1। तो क्या किया हमने, 12वें भाग का 1 गुना है। क्यों, क्योंकि 1 के बराबर है ये, 2 के बराबर होता तो 2 गुना, 3 के बराबर होता तो 3 गुना। तो हमने उसको 12 भाग में काटा, और 12वें भाग की कितना है, 1 गुना है। तो यही होता है हमारा सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को। जैसे मान लो हम लेते हैं इसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम इसको, C12 कार्बन 12 या कार्बन 12 से हम लोग इसको कैरी करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का जो सापेक्ष द्रव्यमान है, जो हाइड्रोजन के 12वें भाग के कितना है, 1 गुना है। ऑक्सीजन का ले लेंगे 16 है, तो कार्बन 12 के 1 भाग का ये कितना है, 16 गुना है, ठीक है। ऐसे है ये क्या, परमाणु का द्रव्यमान इकाई, यानी कि सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। यानी कि कार्बन 12 के एक द्रव्यमान के कितना है, ये 16 गुना है। कौन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 1 गुना है। तो ये क्या होता है, सापेक्ष परमाणु का
द्रव्यमान होता है। ठीक, बात समझ में आई? हम लोग डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ लिए हैं, हम लोग परमाणु पढ़ लिए हैं, हम लोग अणु पढ़ लिए हैं, हमने थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है इसका, एटम्स का, परमाणु की संरचना थोड़ा सा। अगले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से परमाणु की संरचना के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये नाभिक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसमें चार्ज कितना होता है, कैसे क्या है, बस न्यूट्रॉन में 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन में 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम शायद में भी होता है चार्ज। और ये जो कूलाम है ना, ये चार्ज ये आप लोग 10th में पढ़ेंगे, 10th में नहीं तो 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहीं से आज की वीडियो आप लोग की समाप्त होती है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो भी ना समझ में आए उसको आप कमेंट करिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी ख़त्म करवाना है तथा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो जल्द ही सब लोग चीज़ें ख़त्म किया जाएगा मिलकर। ठीक है, बाय।